बीपीएससी के माध्यम से बिहार में होने वाले थर्ड फेज के शिक्षक भर्ती के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, जो कि आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। इस वीडियो में हम लोग डिटेल में बात करेंगे कि इसका सिलेबस क्या है, आवेदन कब से कब तक होंगे, कौन कौन अभ्यर्थी आवेदन करने के लिए पात्र हैं, इसके अलावा क्या कुछ शर्तें हैं आवेदन करने के लिए, परीक्षा का पैटर्न क्या होगा, नेगेटिव मार्किंग होगा या नहीं, जितने भी आपके मन में डाउट उत्पन्न हो रहे होंगे इस शिक्षक भर्ती से संबंधित सबके बारे में डिटेल में बात करेंगे। अंत तक जरूर जुड़े रहिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज, आप देख रहे हैं कैरियर बिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कक्षा 1 से 5, 6 से 8, 9 से 10 और 11 से 12 यानी कि चारों स्तरों के शिक्षकों के लिए कक्षा 1 से 12 तक के शिक्षक के लिए एडवर्टीजमेंट जारी किया गया है। और सभी स्तर के जो भी बीएड हो या फिर बीटीसी हो, सबके लिए बेहतरीन मौका है अपनी एक जॉब को सिक्योर करने के लिए। यहाँ पर देख सकते हैं इसके लिए पहले ही स्पष्ट कर दिया गया है कि जो सीटेट या फिर एस्टेट अपियरिंग वाले कैंडिडेट होंगे वो आवेदन करने के लिए पात्र नहीं होंगे। यहाँ पर आपके मन में डाउट आ रहा होगा कि सीटेट 2024 जो जनवरी में परीक्षा हुई है, क्या वो अभ्यर्थी सम्मिलित हो सकते हैं। देखिए, मोस्ट प्रोबेबल है कि इनका जो रिजल्ट है वह आवेदन करने की जो अंतिम तिथि है 23, उससे पहले जारी हो जाएगा। तो सीटेट वाले अभ्यर्थी जो 21 तारीख को परीक्षा दिया, निश्चित तौर पर वो इसमें आवेदन करने के लिए पात्र होंगे। जब आपका रिजल्ट घोषित हो जाएगा तब आप आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। चलिए, लेकिन अगर आपका रिजल्ट नहीं आता है तो आवेदन नहीं कर पाएंगे, ये भी बात ध्यान में रखिएगा जरूर। चलिए, अब यहां पर देख सकते हैं अदर स्टेट के कैंडिडेट भी पूरी तरीके से एलिजिबल हैं। भारत का नागरिक होना केवल अनिवार्य मांगा गया। ठीक है, और साथ ही साथ यहां पर देख सकते हैं जो समय समय पर राज्य सरकार के द्वारा अथवा केंद्र सरकार के द्वारा जो शिक्षक पात्रता परीक्षा कंडक्ट कराई जाती है वो उत्तीर्ण मांगा गया है। मतलब कि आपके पास बीएड बीटीसी होना चाहिए और साथ ही साथ सीटेट या फिर राज्य स्तरीय जो बीटेट होता है वो आप पास हैं, तो आप आवेदन करने के लिए पूरी तरीके से पात्र होंगे। अगर आप प्राइमरी के लिए आवेदन करना चाहते हैं कक्षा 1 से 5 तो सीटेट पेपर 1 या फिर बिहार राज्य सरकार के द्वारा आयोजित की जाने वाली बीटेट पेपर 1 आपका क्वालिफाई होना चाहिए। अगर आप 6 से 8 के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो पेपर 2 क्वालिफाई होना चाहिए सीटेट का, या फिर बीटेट का पेपर 2 क्वालिफाई होना चाहिए। और 9 से 10 के लिए एस्टेट पेपर 1 मांगा गया है और साथ ही साथ 11 से 12 के लिए एस्टेट पेपर 2 मांगा गया है। अगर आप 2012 से पहले के नियुक्त टीचर हैं तो उस कंडीशन में दक्षता परीक्षा अगर आपके पास है तो फिर शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण होने की अनिवार्यता नहीं है। यहां तक क्लियर हो गया। चलिए, अब बात कर लेते हैं सीटेट या फिर बीटेट में कितने नंबर चाहिए। तो यहां पर देख सकते हैं आप 17/6/2023 को जो शिक्षा विभाग के द्वारा पत्र जारी किया गया था उसमें ये बातें स्पष्ट की गई हैं कि 60% सामान्य कोटि के अभ्यर्थियों को नंबर चाहिए। अब यहाँ पर अदर स्टेट के जो भी कैंडिडेट होंगे वो सामान्य कोटि में ही काउंट होंगे, तो उनके लिए 60% अंक होगा। यानी कि अगर आप बिहार के बाहर किसी भी राज्य से अप्लाई करना चाहते हैं तो 60% यानी कि सीटेट में अगर आपका 90 नंबर होगा तभी आप अप्लाई कर पाएंगे। आगे पढ़िए, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग एवं सामान्य कोटि की महिला उम्मीदवारों को 55% अंक एवं अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति निःशक्त कोटि के उम्मीदवारों को 50% अंक के आधार पर उत्तीर्ण माना जाएगा। यहाँ पर अगर आप बीपीएससी टीआरई 2 की बात करें या फिर टीआरई 1 की बात करें तो अदर स्टेट की फीमेल कैंडिडेट जिनका 60% से कम नंबर था, यानी कि जिनका सीटेट में 90 नंबर से कम था, उनके लिए अलग से फिर से नोटिस निकाला गया। तो ऐसे महिला कैंडिडेट जो कि अदर स्टेट से बिलोंग करती हैं वह उनके लिए 90 नंबर क्वालिफाई अगर आप हैं तभी आप आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इस वाले नोटिफिकेशन में भी क्लियर नहीं बताया गया है अदर स्टेट की फीमेल कैंडिडेट के लिए, लेकिन जिस प्रकार से पिछली बार कार्रवाई की गई उसके हिसाब से मैं बता रहा हूं कि अदर स्टेट की फीमेल कैंडिडेट के लिए अगर आपके पास 90 नंबर है तभी आप अप्लाई करिएगा। चलिए, बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर देख सकते हैं आप प्राइमरी की बात करें तो यहाँ पर आपका इंटरमीडिएट में अगर 50% है और साथ ही साथ अगर आपका 2 वर्षीय डिप्लोमा कोर्स है, चाहे जिस भी नाम से जाना जाता हो, चाहे डीएड हो, डीएलएड हो या फिर जेबीटी हो, बीटीसी हो, चाहे किसी भी नाम से जाना जाता हो, अगर 2 साल का डिप्लोमा कोर्स है आपका शिक्षा क्षेत्र में तो आप यहाँ पर प्राइमरी के लिए आवेदन करने के लिए पूरी तरीके से पात्र होंगे। इसके अलावा अगर आपका इंटरमीडिएट में 45% है और साथ ही साथ अगर आपने 2 वर्षीय डिप्लोमा कर रखा है तो भी आप आवेदन करने के लिए पात्र होंगे। इसके साथ ही साथ 50% अंकों के साथ अगर आपका इंटरमीडिएट में है और 4 साल का जो बीएलएड कोर्स होता है अगर वो कर रखा है आपने तो भी आप आवेदन करने के लिए पात्र होंगे। इसके अलावा अगर आपका इंटरमीडिएट में 50% और
विशेष शिक्षा यानी स्पेशल एजुकेशन में डीएलएड आपका है तो भी आप पात्र होंगे। और साथ ही साथ स्नातक और प्रारंभिक शिक्षा में द्विवर्षीय डिप्लोमा यानी कि अगर ग्रेजुएशन प्लस डीएलएड आपने किया है तो भी आप पूरी तरीके से पात्र होंगे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। यहाँ पर देख सकते हैं आप जो प्रतिशत की अनिवार्यता है वह अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अत्यंत पिछड़ा वर्ग और इन सभी अभ्यर्थियों को 5% का रिलैक्सेशन दिया जाएगा। ठीक है, ये विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा। ठीक है, और अगर आप उर्दू विषय से अप्लाई करना चाहते हैं तो ये सभी चीज़ें आपसे मांगी गई हैं कि आपका उर्दू इंटरमीडिएट में 50 अंक होना चाहिए, उर्दू विषय होना चाहिए आपका। और अगर आप स्नातक में उर्दू है तो भी आप मान्य होंगे उर्दू विषय से अप्लाई करने के लिए। ठीक है, बांग्ला विषय के लिए आपसे मांगा गया है कि इंटर में 50 अंकों का बांग्ला विषय आपका होना चाहिए। ठीक है, मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अगर आपने बांग्ला विषय में स्नातक कर रखा है तो भी आप बांग्ला विषय से अप्लाई करने के लिए पात्र होंगे। यहाँ तक क्लियर हो गया। इसके बाद से क्लियर यहाँ पर मेंशन किया गया है कि शिक्षा विभाग के 7 दिसंबर 2023 के पत्र के हिसाब से जो NIOS डीएलएड कोर्स है 18 महीने का वह पात्र नहीं है। तो NIOS डीएलएड TRE 3 के लिए पूरी तरीके से इनवैलिड घोषित कर दिया गया है BPSC के द्वारा। ठीक है, चलिए बात करते हैं अपर प्राइमरी के लिए। तो अपर प्राइमरी में 3 प्रकार के शिक्षकों के पद हैं। पहला गणित और विज्ञान, दूसरा सामाजिक विज्ञान और तीसरा भाषा यानी लैंग्वेज के टीचर। तो यहाँ पर अगर आप देखें इसके लिए कौन कौन से अभ्यर्थी आवेदन करने के लिए पात्र हैं, तो अगर आपने स्नातक प्लस डीएलएड कर रखा है तो आप पात्र होंगे। विशेष तौर पर ध्यान ये देना है कि अगर आपने इंटरमीडिएट के बेस पर डीएलएड किया हुआ है तो आप नहीं सम्मिलित हो सकते, लेकिन अगर आप ग्रेजुएशन प्लस डीएलएड हैं तो आप अपर प्राइमरी के लिए आवेदन कर सकते हैं। बहुत सारे अभ्यर्थियों का ये कमेंट के माध्यम से प्रश्न रहता है कि उन्होंने मान लीजिए कि इंटरमीडिएट के बाद डीएलएड में प्रवेश लिया और डीएलएड कंप्लीट होने के बाद अगर उन्होंने ग्रेजुएशन किया तो वो पात्र हो सकते हैं। देखिए, आपसे ये नहीं मांगा गया कि ग्रेजुएशन से पहले आपका डीएलएड हो या फिर ग्रेजुएशन आपका बाद में हो, पहले हो, उससे कोई मतलब नहीं है। क्यों नहीं मतलब है? क्योंकि एनसीईटी की गाइडलाइन के अनुसार जो डीएलएड करने की मिनिमम एलिजिबिलिटी है वो इंटरमीडिएट ही है। कई राज्य ऐसे हैं जैसे कि उत्तर प्रदेश की बात करें तो वो ग्रेजुएशन के बाद डीएलएड में प्रवेश देते हैं, लेकिन अधिकांश राज्यों में आप देखेंगे तो डीएलएड में एडमिशन लेने की न्यूनतम जो अर्हता है एनसीईटी की गाइडलाइन के अनुसार इंटरमीडिएट ही होती है। तो अगर आपने डीएलएड के बाद भी ग्रेजुएशन किया है और कंप्लीट हो गया है तो आप आवेदन करने के लिए पूरी तरीके से पात्र होंगे। कहने का मतलब यह है कि आपका डीएलएड के बाद ग्रेजुएशन है या फिर पहले ग्रेजुएशन है, कंप्लीट होना चाहिए, तब आप आवेदन करने के लिए पात्र होंगे। बहुत सारे अभ्यर्थियों का यह भी प्रश्न रहता है कि उन्होंने डीएलएड और ग्रेजुएशन एक साथ कर लिया तो उस कंडीशन में क्या होगा। तो अगर आप यूजीसी की गाइडलाइन के हिसाब से देखेंगे तो अगर आपका एक कोर्स रेगुलर है और एक कोर्स आपका डिस्टेंस वाला है तो वो मान्य होगा। अगर दोनों रेगुलर है तो उस कंडीशन में आपको प्रूफ देना होगा कि एक आपका नाइट शिफ्ट इवनिंग शिफ्ट में था और एक मॉर्निंग शिफ्ट में था। ये सारी चीज़ें आपको प्रूफ के तौर पर दिखानी होगी, तभी आपका वो वैलिड माना जाएगा। अन्यथा की कंडीशन में अगर आपका एक डिस्टेंस है और एक रेगुलर कोर्स है तो आपका पूरी तरीके से वैलिड होगा। अगर दोनों रेगुलर है तब समस्या हो सकती है। यहाँ तक क्लियर हो गया। चलिए, इसके अलावा अगर आपने 50% अंकों के साथ स्नातक या फिर स्नातकोत्तर और बीएड किया हुआ है, मतलब कि यूजी में या फिर पीजी में, दोनों में से किसी में भी आपका एक में 50% कम से कम होना चाहिए और बीएड है तो आप अपर प्राइमरी के लिए पूरी तरीके से एलिजिबल हैं। इसके साथ ही साथ अगर आपका ग्रेजुएशन में 45% है और 1 साल का इस बीएड कोर्स अगर आपने कर रखा है, 2015 से पहले 1 वर्षीय बीएड कोर्स चलता था, तो भी आप अपर प्राइमरी के लिए पूरी तरीके से पात्र हो जाएंगे। ठीक है, चलिए इसके बाद से बात कर लेते हैं ऐसे अभ्यर्थियों के बारे में जो कि 4 वर्षीय बीएलएड कोर्स किए हुए हैं और इंटरमीडिएट में उनका 50% अंक है, तो वो भी अपर प्राइमरी के लिए पूरी तरीके से पात्र है। साथ ही साथ ऐसे अभ्यर्थी जो कि 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड बीए बीएड या फिर बीएससी बीएड कोर्स किए हुए हैं और ग्रेजुएशन इंटरमीडिएट में उनका 50% या फिर इससे ज़्यादा है तो वो भी अभ्यर्थी पूरी तरीके से पात्र हैं। साथ ही साथ ऐसे अभ्यर्थी जिनका 50% स्नातक में है यानी ग्रेजुएशन में 50% और स्पेशल एजुकेशन में अगर उन्होंने 1 वर्षीय बीएड किया हुआ है तो भी वो अपर प्राइमरी के लिए पूरी तरीके से पात्र हैं। अगर आपका 3 वर्षीय जो इंटीग्रेटेड कोर्स चलता है बीए एमएड कोर्स, 3 वर्षीय कोर्स जो होता है, अगर ये आपने कर रखा है और आपका 55% है तो उस कंडीशन में आप स्नातकोत्तर में अगर आपका 55% है तो उस कंडीशन में आप पूरी तरीके से अपर प्राइमरी के लिए पात्र होंगे। ठीक है, इसके साथ ही साथ आप देख सकते हैं कि अगर आपका 50% के साथ बीसीए है, प्रारंभिक शिक्षा में द्विवर्षीय डिप्लोमा यानी बीसीए प्लस डीएलएड या फिर बीएड विशेष एजुकेशन, न्यूनतम 50% अंकों के साथ एमसीए
और 3 वर्षीय एकीकृत BA BMed तो भी आप पूरी तरीके से पात्र होंगे। कहने का मतलब कि BCA वाले और MCA वाले भी पूरी तरीके से पात्र हैं इसमें आवेदन करने के लिए अपर प्राइमरी में। ठीक है, तो ये बात बिल्कुल क्लियर हो गई। अब वो सभी चीज़ें आपकी बाद में देखी जाएंगी कि जिस सब्जेक्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं क्या वो सब्जेक्ट आपका ग्रेजुएशन में है या नहीं। मतलब कि BCA MCA वाले पूरी तरीके से एलिजिबल हैं, लेकिन जिस सब्जेक्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहेंगे वो आपका ग्रेजुएशन में होना चाहिए, जिसके बारे में आगे हम लोग बात करेंगे। इसके साथ ही साथ आप देख सकते हैं जो इंजीनियरिंग किए हुए हैं, जो BTech किए हुए हैं, BE किए हुए हैं, वो भी अभ्यर्थी पूरी तरीके से पात्र हैं। आपका BEd होना चाहिए, लेकिन आपका गणित और विज्ञान में विशेषज्ञता होना चाहिए इंजीनियरिंग में। यहाँ तक क्लियर हो गया। साथ ही साथ अगर आपने बायोटेक्नोलॉजी से BSc किया है या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स किया है BSc और BEd है तो भी आप पूरी तरीके से एलिजिबल हो जाएंगे। यहाँ तक क्लियर हो गया। चलिए, इसके बाद से अगर हम लोग बात करें, जैसे ग्रेजुएशन में आप देखेंगे एक ऑनर्स सब्जेक्ट होता है जो कि मेन सब्जेक्ट होता है, जो कि तीनों वर्ष अभ्यर्थियों को पढ़ना पड़ता है, और एक होता है सब्सिडरी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अपर प्राइमरी के लिए जब सब्जेक्ट का चयन करेंगे तो वहाँ पर ऑनर्स या फिर सब्सिडरी विषय के रूप में संबंधित विषय पठित हो। यानी कि ऐसा नहीं है कि आपके ऑनर्स ही मांगा गया, ये नहीं मांगा गया है कि जिस सब्जेक्ट से आप अप्लाई करना चाह रहे हैं वो तीनों वर्ष में होना चाहिए। वो ऑनर्स भी हो सकता है और सब्सिडरी भी हो सकता है। यानी कि अगर कोई अभ्यर्थी 1 साल पढ़ के छोड़ दिया, कोई 2 साल पढ़ कर छोड़ दिया, कोई 3 साल पढ़ रहा है, तो उससे कोई मतलब नहीं है। वो आपका ग्रेजुएशन में एज ए सब्जेक्ट होना चाहिए जिस भी सब्जेक्ट से आप अप्लाई करने जाएंगे। यहाँ तक क्लियर हो गया। चलिए बढ़ते हैं आगे। जैसे अगर आप सामाजिक विज्ञान विषय से अप्लाई करना चाहते हैं अपर प्राइमरी के लिए, तो उस कंडीशन में आपका जो ग्रेजुएशन में इतिहास, भूगोल, राजनीति शास्त्र, दर्शन शास्त्र, अर्थशास्त्र और वाणिज्य, मनोविज्ञान, समाजशास्त्र, गृह विज्ञान में से कोई भी 2 विषय आपको ग्रेजुएशन लेवल पर होना चाहिए। मैं फिर से बता दूं कि ये आपने 1 साल पढ़ा है, 2 साल पढ़ा है या फिर 3 साल पढ़ा है, उससे कोई मतलब नहीं है। आपका जो रिजल्ट है उस पर इन सभी सब्जेक्ट्स में से 2 सब्जेक्ट अगर आपका है तो आप सामाजिक विषय से आवेदन करने के लिए पूरी तरीके से पात्र हो जाएंगे। यहां तक क्लियर हो गया। इसके बाद से अगर हम लोग बात करें तो यहां पर आप देख सकते हैं अगर आप गणित और विज्ञान विषय से अप्लाई करना चाहते हैं तो उस कंडीशन में आपके पास कई विकल्प दिए गए हैं, जैसे गणित हो गया, सांख्यिकी हो गया, भौतिकी हो गया, रसायन हो गया, जीव विज्ञान हो गया। इनमें से कोई भी 2 विषय ग्रेजुएशन लेवल पर अगर आपने पढ़ा है तो आप आवेदन करने के लिए पूरी तरीके से पात्र होंगे अपर प्राइमरी के गणित और विज्ञान विषय के लिए। यहां तक क्लियर हो गया। चलिए, जो भी अभ्यर्थी डिप्लोमा, DLED स्पेशल एजुकेशन होंगे या फिर BEd स्पेशल एजुकेशन होंगे, उनको 6 माह का अतिरिक्त समय दिया जाएगा। उनको 6 माह का एक ब्रिज कोर्स करना पड़ेगा NCT अप्रूव्ड संस्था से, जो कि NCT के माध्यम से अप्रूवल दिया जाएगा, और वो उनको वेतन के साथ ये 6 महीने की छुट्टी मिलेगी अपना एक ब्रिज कोर्स कंप्लीट करने के लिए, जिसके बारे में यहाँ पर लिखा गया है। ठीक है, और इसके लिए भी अपर प्राइमरी के लिए भी बात करें तो 6 माह का जो माफ़ कीजिएगा 18 महीने का जो NIOS DLED कोर्स है वह पूरी तरीके से इनवैलिड है। यानी अपर प्राइमरी में भी NIOS DLED वाले अभ्यर्थी आवेदन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। और इसके अलावा OBC SC ST के लिए 5% का रिलैक्सेशन दिया गया है। वो सभी बातें यहाँ पर मेंशन की गई हैं। यहाँ पर मैं बता दूँ कि अदर स्टेट के जितने भी कैंडिडेट हैं वो सब अनरिजर्व कैटेगरी में फाइट करेंगे, और उस कंडीशन में जो ये अंकों में छूट का मामला है वो उस पर अप्लाई नहीं होगा। ये सिर्फ और सिर्फ बिहार के कैंडिडेट के लिए ही लागू होगा। यहाँ तक क्लियर हो गया। चलिए बढ़ते हैं। अब अगर बात करें TGT PGT के, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं उसके लिए मिनिमम एलिजिबिलिटी के बारे में मेंशन किया गया है। इसी प्रकार से PGT विषय के लिए अगर आप सब्जेक्ट वाइज करना चाहते हैं तो यहाँ पर उनके लिए भी बातें मेंशन की गई हैं, जिसे आप डिटेल में नोटिफिकेशन में पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं कंप्यूटर विषय से अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं। ठीक है, तो PGT और TGT की जब हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पर BEd अनिवार्य नहीं मांगा गया कंप्यूटर विज्ञान विषय के लिए। देख लीजिए यहाँ पर साफ शब्दों में लिखा गया है, कंप्यूटर विज्ञान विषय के अभ्यर्थी के लिए BEd की योग्यता अनिवार्य नहीं है। ठीक है, और यहाँ पर देख सकते हैं आप, अगर आपका BEd नहीं है तो भी आप आवेदन करने के लिए पूरी तरीके से पात्र हैं, और इसमें BTech BE वाले कैंडिडेट पूरी तरीके से एलिजिबल हैं आवेदन करने के लिए। तो अगर आप एलिजिबल हैं तो आवेदन जरूर कर दीजिएगा। इसके बाद से अन्य कुछ शर्तों की अगर हम लोग बात करें तो एज लिमिट के बारे में देख लेते हैं। तो देखिए, जो भी एज इनका काउंट होगा वह कट ऑफ डेट जो है वो 1/8/2023 है, यानी 1 अगस्त 2023 के हिसाब से आपकी एज काउंट की जाएगी। ठीक है, और प्राइमरी की बात करें अपर प्राइमरी की बात करें तो प्राइमरी और अपर प्राइमरी दोनों पोस्ट के लिए
आपकी न्यूनतम एज जो है वो 1 अगस्त 2023 को कम से कम 18 वर्ष होना चाहिए। और टीजीटी और पीजीटी के लिए जो आपकी न्यूनतम एज है वह 21 वर्ष होना चाहिए। अधिकतम एज की बात करें तो उपरोक्त सभी पदों के लिए अधिकतम आयु अनारक्षित पुरुष यानी कि मेल कैंडिडेट के लिए 37 वर्ष होना चाहिए, अधिकतम ये एज है। यानी अदर स्टेट के जितने भी मेल कैंडिडेट होंगे उनके लिए 37 वर्ष है। पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, महिला पुरुष के लिए 40 वर्ष है। और अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति पुरुष एवं महिला के लिए 42 वर्ष है। अब यहाँ पर बहुत सारे अभ्यर्थियों का ये डाउट हो सकता है कि जैसे अदर स्टेट की महिलाओं के लिए कितना वर्ष होगा, तो उनके लिए भी 37 वर्ष ही होगा। क्यों 37 वर्ष होगा? जैसे कि आप सीटेट वाले मामले में देख लीजिए, वहाँ पर जिस प्रकार से बॉयज़ पर 60% लागू हो रहा था अनरिजर्व वाला मामला, उसी प्रकार से यहाँ पर अदर स्टेट के जितने भी कैंडिडेट हैं वो अनरिजर्व में ही काउंट होंगे। तो उस हिसाब से 37 वर्ष उनका मैक्सिमम एज लिमिट हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर हो गया? चलिए, यहाँ पर बातें मेंशन की गई कि किस हिसाब से एज में रिलैक्सेशन दिया जाएगा, वो सभी बातें मेंशन है। अब हम लोग बात कर लेते हैं जो पेपर का पैटर्न होगा वो किस हिसाब से होगा। तो आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे जो चयन की प्रक्रिया है वह वस्तुनिष्ठ परीक्षा के आधार पर होगी। लिखित परीक्षा जो कि वस्तुनिष्ठ होगा उसमें क्या पेपर का पैटर्न है, तो प्राइमरी के लिए आप देख सकते हैं एक ही पेपर होगा जिस प्रकार से TRE 2 में हुआ था। आपका 2 पार्ट होगा। पहला 1 से 30 क्वेश्चन जो होगा वो आपका क्वालिफाइंग नेचर का होगा, और दूसरा पार्ट जो होगा 120 प्रश्न का, उसके आधार पर मेरिट बनाई जाएगी। 2.5 घंटे का आपको समय दिया जाएगा, 150 अंक के प्रश्न होंगे। ठीक है, प्राइमरी के लिए अगर हम लोग बात करते हैं तो देख सकते हैं आप 2 भाग होंगे, वहीं सब बातें मेंशन की गई हैं। और भाग 1 आहर्ता वाला है जिसमें अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू, बांग्ला का नॉलेज आपसे पूछा जाएगा। इसमें मिनिमम 30% लाना आपको अनिवार्य है, यानी 30 नंबर का होगा तो 30 का 30% जब आप निकालेंगे तो 9 नंबर आएगा। यानी कि पहले पार्ट में आपको मिनिमम 9 नंबर लाना अनिवार्य है। अब ये 9 नंबर आप या तो पूरे अंग्रेजी से ला दीजिए, पूरे हिंदी से ला दीजिए, या फिर दोनों मिलाकर के ला दीजिए। कहने का मतलब कि एक तो अंग्रेजी सबके लिए कॉमन होगा, इसके अलावा हिंदी, उर्दू और बांग्ला में से कोई भी एक विषय आपको ऑप्ट करना होगा। मान लीजिए अंग्रेजी की जब हम लोग बात करते हैं तो हो सकता है कि अंग्रेजी में TRE 2 की तरह 9 क्वेश्चन हो, और हिंदी अगर आप ऑप्ट करते हैं तो इसके 21 क्वेश्चन हो सकते हैं। दोनों मिलाकर के 30 क्वेश्चन हो गए, तो दोनों मिलाकर के 30 का 30% यानी कि आपको 9 नंबर लाना अनिवार्य होगा। इसके बाद से भाग 2 की जब हम लोग बात करते हैं तो सामान्य अध्ययन और ये सभी पेपर जो TRE 2 वाला पूरा पेपर का सिलेबस था वही सिलेबस यहाँ पर भी रखा गया है। ठीक है, इसके बाद से अगर हम लोग बात करें 6 से 8 के लिए तो यहाँ पर इसका सिलेबस देख सकते हैं। इसमें 3 भाग होंगे। पहला भाग जो होगा वो आपका क्वालिफाइंग नेचर का होगा। ठीक है, दूसरा जो भाग होगा 40 अंक का वह सामान्य अध्ययन के लिए प्राथमिक गणित, सामान्य जागरूकता, सामान्य विज्ञान, राष्ट्रीय आंदोलन और ये सभी भाग होंगे। और तीसरा जो भाग होगा विद्यालय अध्यापक के लिए एक विषय पत्र है, उम्मीदवारों द्वारा इन पत्रों में से किसी एक पत्र का चयन किया जाएगा। यानी जो भी विषय से आप अप्लाई करना जाएंगे उस विषय से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। यानी कि 30 नंबर आपका क्वालिफाइंग नेचर का लैंग्वेज से होगा। उसके बाद से 40 प्रश्न आपका जनरल नॉलेज से होगा, और 80 प्रश्न जिस सब्जेक्ट से आप अप्लाई करेंगे उस सब्जेक्ट के प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, इसी प्रकार से अगर हम लोग बात करें TGT की, तो TGT के लिए आप देख सकते हैं इसमें भी 3 पेपर होगा। पहला भाग क्वालिफाइंग नेचर का होगा, दूसरा भाग आपका जनरल अवेयरनेस से होगा, और तीसरा भाग जिस सब्जेक्ट से आप अप्लाई करना जाएंगे उस सब्जेक्ट से पूछा जाएगा। इसी प्रकार से PGT के लिए भी सिलेबस आप देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। और अगर डिफ़िकल्टी लेवल की बात करें तो जब प्राइमरी की हम लोग बात करते हैं तो प्राइमरी के लिए मिनिमम एलिजिबिलिटी क्या है? प्राइमरी के लिए मिनिमम एलिजिबिलिटी जो है वो इंटरमीडिएट प्लस DLED है। ठीक है, तो उस कंडीशन में जो इंटरमीडिएट लेवल का आपका मतलब डिफ़िकल्टी लेवल रखा जाएगा। ठीक है, इंटरमीडिएट लेवल का। और जब बात करते हैं अपर प्राइमरी के लिए तो अपर प्राइमरी क्या है? ग्रेजुएशन प्लस DLED या फिर ग्रेजुएशन प्लस BEd है। तो इसके लिए जो डिफ़िकल्टी लेवल होगा वो ग्रेजुएशन लेवल का होगा। और TGT की बात करें तो इसके लिए डिफ़िकल्टी लेवल आपका ग्रेजुएशन लेवल का ही होगा। और PGT के लिए बात करें तो पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल का आपका डिफ़िकल्टी लेवल रहने वाला है। यहाँ तक क्लियर हो गया। निगेटिव की बात करें तो कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं है, और क्वालिफाइंग नेचर का पहला वाला पेपर है जो कि मैंने आपको बता दिया। इसके बाद से क्वालिफाइंग मार्क्स की अगर हम बात करें कि कितने नंबर पाएंगे तो आप पास माने जाएंगे, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जितने भी सामान्य वर्ग के उम्मीदवार होंगे उनके लिए 40%, यानी अदर स्टेट के लिए भी 120 का 40% जब आप निकालेंगे तो 48 नंबर पाना आपको अनिवार्य, तभी आप पास घोषित किए जाएंगे। ये पास केवल है, उसके बाद जाकर के मेरिट बनेगी। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया।
इसके बाद से अगर हम लोग बात करें पिछड़ा वर्ग के लिए 36.5%, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 34%, इसके बाद से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिला और इस सब के लिए 32% रखा गया है। लेकिन अगर सीटें मान लीजिए नहीं भर पाती हैं इतने क्वालिफाइंग मार्क्स पर, तो कम से कम 75% सीटों को भरने के लिए यहाँ पर अनुशंसा की जाएगी, यानी कि मेरिट को लोअर डाउन भी किया जा सकता है। ठीक है, चलिए अब मेधा सूची किस प्रकार से बनाई जाएगी, तो यहाँ पर इसके बारे में बातें मेंशन की गई हैं कि जो आर्ता वाला पार्ट 1 है उसको मेधा में नहीं जोड़ा जाएगा, मेधा में नहीं जोड़ा जाएगा, जो मेन पेपर है उसी के हिसाब से आपका मेरिट बनेगा, लेकिन उसके मार्क्स जो है वो वरीयता तय करने में डिसाइड किया जाएगा। ठीक है, अगर देख सकते हैं आप, अभ्यर्थी किसी भी एक विषय का चयन कर सकते हैं जिस विषय से उन्होंने शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण किया हो। यदि अभ्यर्थी एक से अधिक विषय से शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण किए हैं तो उस स्थिति में भी अभ्यर्थी अपनी इच्छा से एक ही विषय से चयन कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आप एक से ज़्यादा विषय के लिए एलिजिबल हैं और उससे संबंधित उन सब्जेक्ट से भी आपने एलिजिबिलिटी टेस्ट पास किया है, लेकिन फिर भी आपको एक ही विषय से अप्लाई करना होगा। यहाँ तक क्लियर हो गया। इसके बाद से इंटरव्यू का कोई भी प्रावधान नहीं है। ठीक है, ये बातें क्लियर हो गई। और किस प्रकार से प्रायोरिटी डिसाइड की जाएगी अगर दो अभ्यर्थियों के नंबर समान हो जाते हैं, वो सब कुछ पहले वाली जो परिस्थिति तो उसी के हिसाब से था। और यहाँ पर आप देख सकते हैं अधिकतम 3 बार ही परीक्षा में भाग ले सकते हैं। तो विशेष तौर पर ध्यान दीजिएगा, TRE 1 में जो भी अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित हुए उनका पहला अटेम्प्ट TRE 1 हो गया, TRE 2 में दूसरा अटेम्प्ट हो गया, TRE 3 में ये इनका अंतिम अटेम्प्ट रहने वाला है। बहुत सारे अभ्यर्थियों को ये डाउट है कि मान लीजिए वो पहले TRE 1 में केवल प्राइमरी के लिए अप्लाई किए थे, TRE 2 में अपर प्राइमरी के लिए अप्लाई किए और इसमें प्राइमरी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो क्या तीसरा काउंट हो जाएगा? नहीं। जितने भी स्तर के शिक्षकों के पद हैं, प्राइमरी की बात करें कक्षा 1 से 5, अपर प्राइमरी की बात करें 6 से 8, TGT की बात करें 9 से 10 और PGT की बात करें 11-12, चारों स्तर के शिक्षकों के लिए अलग अलग 3 अटेम्प्ट दिया जाएगा। मतलब कि पहले TRE में अगर मान लीजिए कोई अभ्यर्थी प्राइमरी में सम्मिलित हुआ, TRE 2 में मान लीजिए कि अपर प्राइमरी में सम्मिलित हुआ और TRE 3 में फिर से वो प्राइमरी में जाने जा रहा है, तो प्राइमरी में वो उसका दूसरा अटेम्प्ट काउंट होगा। ठीक है, क्योंकि हर स्तर के शिक्षक के पद के लिए आपको 3-3 अटेम्प्ट दिया गया है। ऐसा नहीं होगा कि अगर आपने प्राइमरी में तीनों अटेम्प्ट समाप्त कर लिए तो आपको अपर प्राइमरी में अब मौका नहीं मिलेगा। नहीं, अपर प्राइमरी में 3 अटेम्प्ट और है। अगर आप एलिजिबल हैं और TGT में आवेदन करना चाहते हैं तो TGT में आपका 3 अटेम्प्ट अलग काउंट होगा, PGT में इसी प्रकार से अलग काउंट होगा। इसके अलावा बहुत सारे कैंडिडेट का ये भी प्रश्न रहता है कि मान लीजिए कोई कैंडिडेट आवेदन तो किया लेकिन परीक्षा में वो नहीं सम्मिलित हो पाया किसी भी कारणवश, तो क्या वो उसका अटेम्प्ट काउंट होगा? नहीं। आपका अटेम्प्ट तभी काउंट होता है जब आप परीक्षा में बैठ जाते हैं, तभी वो एक अटेम्प्ट काउंट होता है। अगर आपने परीक्षा में नहीं बैठे हैं, परीक्षा नहीं दिए हैं किसी भी कारणवश, तो वो आपका अटेम्प्ट काउंट नहीं होगा, भले ही आपने आवेदन क्यों ना कर दिया हो। यहाँ तक क्लियर हो गया। चलिए, अब ये सभी बातें आरक्षण के बारे में मेंशन की गई हैं, जो कि आप समझ सकते हैं आरक्षण का लाभ केवल बिहार के अभ्यर्थियों को ही दिया जाएगा। और ये सभी बातें हैं, किस प्रकार से आवेदन करना है उन सब के बारे में जानकारी दी गई है। और यहाँ पर मेन आप तिथि देख सकते हैं, 10 फरवरी से आवेदन शुरू हो रहे हैं जो कि 23 फरवरी तक चलेंगे। और विलंब शुल्क के साथ रजिस्ट्रेशन और भुगतान की अंतिम तिथि जो होगी वो 25 फरवरी 2024 निर्धारित किया गया है। ठीक है, 10 तारीख से ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ हो जाएगा और 25 फरवरी अंतिम तिथि है जो कि अविस्तारित है, यानी कि इसको फिर से बढ़ाया नहीं जाएगा। तो यही सब चीज़ें हैं जो कि नोटिफिकेशन में आपने अच्छे से देख करके पढ़ करके उसके बाद ही आवेदन करिएगा, क्योंकि करेक्शन करने का हो सकता है बाद में आपको मौका ना दिया जाए, तो विशेष तौर पर आप ध्यान दे लीजिएगा। ठीक है, और यहाँ पर साफ शब्दों में लिखा गया है, आवेदक द्वारा ऑनलाइन आवेदन में सभी प्रविष्टियाँ सावधानी से भरी जाए। भविष्य में किसी भी प्रकार का परिवर्तन या फिर सुधार मान्य नहीं होगा। किसी भी प्रकार की त्रुटि हेतु आयोग उत्तरदायी नहीं होगा, तो विशेष तौर पर ध्यान दे लीजिएगा। और बहुत तेज़ी में ये कार्यवाही चल रही है, तो ऐसा नहीं होगा कि आपका डेट एक्सटेंड किया जाएगा या फिर करेक्शन करने का मौका दिया जाए या फिर ये सभी चीज़ें, क्योंकि मार्च में एग्जामिनेशन की तिथि भी घोषित हो चुकी है। अगर लोकसभा चुनाव इसमें कोई बाधा उत्पन्न नहीं होती है तो निश्चित तौर पर मार्च में आपका परीक्षा हो जाएगा। आज से आप लोग तैयारी करना शुरू कर दीजिए। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।